वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में काफ़ी दिन हो गए हम लोग को मिले हुए कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं और हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन हमने बहुत कम टॉपिक कवर किया है क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, अभी हमारा क्या है, बेसिक्स पे कमांड करना है, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तो आगे के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये पूरा इंटरलिंक्ड है एक तरीके से। इलेक्ट्रोस्टैट हो चाहे मैग्नेटिज्म हो, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली हम लोग 12th में इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म दो ऐसे बड़े टॉपिक हैं, इसी को ही पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत छोटा है, ठीक है, तो वो तो थियोरेटिकल चीजें होगी, लेकिन इस पे हमारा फोकस ज्यादा होगा क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। तो लेकिन अब हम लोग थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ाएंगे ताकि हम लोग कुछ जल्दी जल्दी पढ़ भी सकें, क्योंकि काफी हम लोग का टाइम हो चुका है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग बहुत कुछ निकाल चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अभी तक हम लोग कोई पॉइंट चार्ज के कारण निकाल रहे थे, अब हम क्या करते हैं कि अब कोई चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो उसके पहले डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग देख लेते हैं, गौर कर लेते हैं। क्या पॉइंट्स हैं? जैसे जो सेल होता है, सेल बैटरी वाला सेल नहीं, सेल, ठीक है, जो सेल होता है इज विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। ये जो हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, ये सेल हम लोग किसकी रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं? चार्ज के रिगार्डिंग। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं चार्ज के कारण, मास के कारण नहीं निकाल रहे हैं। तो मास विद रिस्पेक्ट टू मास के कारण हम लोग सेल के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू चार्ज के कारण हम लोग उसको पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अगर कोई स्फेरिकल सेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर उस सेल के कारण क्या होता है? जीरो होता है। चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो ड्यू टू सेल। सेल के कारण उस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखो क्या है, सबसे बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ले लिया या आपने सॉलिड स्फीयर ले लिया, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक बहुत बड़ा आपने स्फेरिकल सेल ले लिया, ये पूरा सेल जो है ये आपके पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। जैसे पॉइंट चार्ज का क्या हम लोग डिस्कस करते थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये स्फेरिकल सेल एज इट इज वर्क करता है, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, लाइक ए पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर। मान लिया जाता है कि उसी मैग्नीट्यूड का एक स्फीयर सेंटर पे रख दिया गया है फॉर आउटसाइड रीजन, बाहर वाले रीजन के लिए। अब देखो बहुत बड़ी चीज है कि अब हमें अगर स्फीयर के बारे में बात करना है, तो अगर हमने ये स्फीयर बना दिया तो अब ये कौन सा स्फीयर है? कोई बता सकता है? कोई कहेगा सर्किल है, कोई कहेगा सॉलिड स्फीयर है, कोई कहेगा होलो स्फीयर है। तो अब हमें अब इसको देख के नहीं पता चलता सॉलिड है कि होलो है। तो अब हमें जो भी स्फेरिकल सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, वहां पे लिखना पड़ेगा हमको कि हम होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, और किसी दूसरे तरीके से आप इसको नहीं बता सकते कि ये हॉलो है कि सॉलिड है कि सर्किल है कि क्या है। तो अब हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वहां पे इसको मेंशन कर दिया करेंगे कि हम हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं या सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे मान लिया कि हमारा हॉलो स्फीयर है, अब हम अगर दो कंडीशन बनती है। एक तो ये बनती है कि अगर इसका रेडियस r है और इस स्फीयर पे क्या है, q चार्ज है, सरफेस पे है, ठीक है, सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे पास दो केस बनता है कि या तो हम इस स्फीयर के अंदर कहीं पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या स्फीयर के बाहर निकालें। तो अब x लेस देन और या x ग्रेटर देन और। तो अब यहां पे क्या होगा कि हमने अभी बताया कि उस
सेल के कारण सेल के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। सेल के कारण सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी क्या होगी, जीरो होगी। इसका प्रूफ हम लोग करेंगे, आगे हम लोग इसका प्रूफ सब करेंगे। अभी मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूं, आगे सब गॉस लॉ में हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे, इसलिए बस अभी फॉर्मूला ध्यान दीजिए और उसमें बेस्ट क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग। और जब हम आउटसाइड ऑफ द सेल की बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया कि इस स्फेरिकल सेल को आप पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लो, उसकी का इलेक्ट्रिक फील्ड आप वहीं आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां निकालते थे। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालते थे, KQ/R², KQ/x², यही पढ़ते थे ना। तो यहां भी क्या हो जाएगा, KQ/x²। मैंने कहा सेम, इसको रिलेट कीजिए, यहां से पॉइंट चार्ज को रिलेट कीजिए, इसको एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लीजिए, ये पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन R पे क्या होगा, KQ/x²। हाँ, x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिफाइन होगा। क्यों भाई, क्यों डिफाइन होगा, क्योंकि अभी हमने मान लिया हुआ है कि उसका थिकनेस बहुत कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ बहुत कुछ चीज बताता है बेटा, अगर ग्राफ बनाना आपने सीख लिया तो क्वेश्चन आपके आधे से ज्यादा ऐसे ही हो जाएंगे। ग्राफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के केस में। ठीक है, चलिए, जैसे ये हमारा स्फेरिकल सेल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हो गए। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेल के अंदर क्या है, जीरो है। इसका मतलब यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अब क्या होगा कि जब हम इसके बाहर चलेंगे तो ये x के रेसिप्रोकल में है ना, जैसे जैसे x बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कम होता चला जाएगा। इसका मतलब इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होते 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 किधर की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करता चला जाएगा। जब हम इधर की बात करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसा होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया स्फेरिकल सेल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान रखना, ग्राफ बहुत कुछ कहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अभी हमने बात जो किया वो हमने हॉलो स्फीयर के लिए बात किया, और रिजल्ट याद रखिएगा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर के कारण क्या होता है, E लेस देन R के लिए क्या होगा, जीरो होगा, ग्रेटर देन R के लिए क्या होगा, KQ/x² होगा। याद कर लो, रट लो, बस याद रखना कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेम वही चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा उस स्फेरिकल चार्ज के कारण। चलो अब हमने बात कर ली सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है तो यहां पे क्या होगा, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सरफेस पे होगा, सरफेस मतलब पूरे बॉडी में एक जैसा होगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा, रो इंट्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो, अब यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास दो केस फिर होंगे, x लेस देन r और x ग्रेटर देन r। अब यहां के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। हमने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया, ये मान लिया x है, दूसरे केस में मान लिया कि ये हमारा x है। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें चार्ज चाहिए ना, Q एट x, चार्ज हुआ कितना तो 4/3 पाई, यहां r की जगह क्या हो जाएगा x³ और इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा टोटल चार्ज आ गया उस x पे। जैसे अगर यहाँ x यहां से यहां चलेंगे, इस पे चार्ज कितना होगा, इतना चार्ज होगा। ठीक,
अब हम निकालना चाहते हैं ई एट एक्स, ई एट एक्स। ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, याद रखिए के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए के क्यू एक्स की वैल्यू 4/3 पाई एक्स क्यूब रो अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से चीजें कैंसिल हो गई, यहां से मिल गया आपको k इंटू 4 पाई एक्स रो अपॉन बस 3। अब क्या करते हैं, रो की वैल्यू उठा कर रख देते हैं। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू क्या होगी, इसके कारण 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन मतलब टोटल रो की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस रो की वैल्यू रख देते हैं k इंटू 4/3 पाई इंटू एक्स इंटू इसका रो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज q है अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब यहां से क्या होगा, 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो ये आपको मिल गया k क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ई एट एक्स ये हमको मिल गया, k क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी आ गई। अब अगर हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि और सिंपलीफाइड फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, तो हम इस रिलेशन को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे ये आया था, ये यहां से नोट कर लेते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू के इंटू 4/3 पाई एक्स रो। अब देखो के की वैल्यू उठा कर देते हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई एक्स रो। तो 4 पाई कैंसिल, तो ई एक्स क्या आ गया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये अब हम इसी का ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। ये x और r के टर्म में है, वो हमारा रो और x, सॉरी यहां x भी आएगा, रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ आ रहा है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे और चीजें डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कैसे मैं कर रहा हूं, बहुत इजी वे है बेटा, एकदम मजा आ जाएगा, फील आ रही होगी, एकदम तेल गार्डन गार्डन हो रहा होगा। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अभी हमने क्या निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा r से छोटा होगा तो क्या होगा, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ये पढ़ा, या के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ठीक। जब r से बाहर जाएंगे हम आउटसाइड ऑफ द रीजन, तो क्या आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इक्वलिटी और ग्रेटर देन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसको याद रखेंगे और हम लोग इसके ग्राफ की बात करते हैं। अब मेरा ये सॉलिड स्फीयर है, अब इसके कारण ग्राफ बनाते हैं। देखिए क्या होगा, ये देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, x के प्रोपोर्शनल है, यहां भी x के ही प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब x जैसे से बढ़ेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ होता है ऐसा, ऐसा ग्राफ होता है। तो इनसाइड मतलब r से छोटे के लिए हमारा ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। जब हम r बढ़ाएंगे तो यहां पे क्या होगा, x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर हमारा ग्राफ कैसा होगा, वही जो बना रहे थे ये, और यहां पे ये, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ होगा बेटा, और ये पॉइंट कौन सा है, जिसपे x टू r रख दिया तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा ग्राफ है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहता है फाइंड ई एट पी, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 2r है, और इसके अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है जिसका रेडियस r है, ठीक है। तो कहता है इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो यहां पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे,
इसके अंदर रखा हुआ है, हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको आप एक बार फिगर बना के दुआ बनाइएगा, मैं इसी के आगे बना रहा हूं। मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में हमारा आई कंपोनेंट है, हम पॉजिटिव एक्सिस इधर मान रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये मान लिया ये हमारा बड़ा वाला स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 2r है, ठीक, और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और यहां से ये P पॉइंट है, ठीक। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2r ये और r ये हो गया 3r। तो हम चाहते हैं कि इस P पॉइंट पे इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो निकाल लेते हैं। इस पे मान लेते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अभी हम लिखेंगे तो पहले इस पे चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज है कितना, इस पे चार्ज निकालते हैं। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई 2r का होल क्यूब इनटू रो, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट पे, E1 इज इक्वल टू, या EP1 कर देते हैं, P पे निकाल रहे हैं EP1। ये होगा क्या, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, K Q और x डायरेक्शन करें तो I कैप अपॉन R स्क्वायर, तो वही कर लेते हैं K Q, Q की वैल्यू हो गई 4/3 पाई 8r क्यूब रो इंटू आई कैप अपॉन 2r का होल स्क्वायर, मतलब अरे 3r का होल स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर, ये हो गया। अब हमने मान लिया कि ये छोटा वाला जो स्फीयर था, इसको दूसरी बना लिया कि इसका ये रेडियस r है, इससे इस पॉइंट P पे निकालना है, ये डिस्टेंस 2r हो जाएगी। अब इसका चार्ज इस पे निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्फीयर का और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर x1 डायरेक्शन में निकालना, x डायरेक्शन में यहां पे निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा EP2 इज इक्वल टू K Q हो गया 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू आई कैप अपॉन 4r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा EP2, दोनों का अलग अलग निकाल लिया। अब हमारा जो E नेट होगा, E नेट ये क्या हो जाएगा EP1 माइनस EP, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मतलब EP1 माइनस EP2 हो जाएगा। अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं, तो यहां देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, K बाहर आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब रो बाहर आ जाएगा, 4/3 r स्क्वायर, r कैंसिल, यहां पे r कैंसिल, 4/3 पाई r रो ये बाहर ले लिया, बचा क्या अंदर, यहां से 8/9 माइनस 1 आई कैप। तो इसको सॉल्व किया, सॉरी यहां 1/4 भी है, 1/4, इसको सिंप्लीफाई किया तो आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर ले देता हूं 23/27 K पाई रो r आई कैप, ये हमारा E नेट आ गया। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मिल गई, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करो, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दोनों का रिजल्टेंट ले लो, समझ गए। तो इस तरीके से करना है, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्फीयर है, उसके अंदर एक कैविटी, छोटा स्फीयर हमने निकाल लिया है, कैविटी है,
अब इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस r है, इस छोटे वाले स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है, इसके सेंटर के बीच डिस्टेंस l है और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो स्फीयर थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ इधर उधर बन जाए तो। चलिए ये हमारा क्या हो गया, आर रेडियस का स्फीयर है जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और यह है क्या, स्फीयर है, ठीक। अब हमने यहां पे एक और स्फीयर लिया हुआ है, इसको बोला था केविटी, ठीक है। इसका सेंटर ये है और इसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक। यहां पे कोई पॉइंट P दिया हुआ है, हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये दिया हुआ है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस है L, ठीक। अब देखिएगा इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि कोई भी सेल है तो हम लोग उसको एज ए पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं और पूरा चार्ज कहां कंसीडर करेंगे, सेंटर पे। तो मान लिया कि यहां पे चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया ये वेक्टर बना दिया, वेक्टर A, ठीक है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे ड्यू टू बिग स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर के कारण। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, क्या पढ़ा था, रो वेक्टर x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था ना। तो लिख लेते हैं, रो वेक्टर a अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब आइए इस पॉइंट पे, मान लिया कि इसका भी चार्ज पूरा कहां पे है, सेंटर पे, इसके कारण इस पॉइंट P पे ये वेक्टर B मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट P ड्यू टू स्मॉल स्फीयर, क्या हो जाएगा बेटा, रो वेक्टर B अपॉन 3 एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो यहां से बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी। अब ई नेट निकालना चाहते हैं, ई नेट, तो क्या हो जाएगा, ई ये पी बिग माइनस ई पी स्मॉल, ठीक। चलो सॉरी, रो वेक्टर ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो वेक्टर बी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहां से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब देखो हम वेक्टर अभी पढ़े, वेक्टर ज्योमेट्री में हम लोग क्या जानते हैं वेक्टर में, कि अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्या होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ये हमारा ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर, यहां से क्या मिल गया, ए माइनस बी वेक्टर किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो इसका मतलब ई नेट क्या हो गया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एल। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया उस पॉइंट P पे इस स्फीयर के स्फेरिकल कैविटी के कारण, ठीक है। समझ आया बेटा। अब यहां पे एक चीज नोट कर लेते हैं
थोड़ा सा E electric field inside a spherical cavity due to uniformly charged sphere is uniform। हर जगह क्या होगा, यही होगा, रो अपॉन 3 एल, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कैविटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज यूनिफॉर्म। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ओके, तो आज की क्लास बस इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग अब रेगुलर हम लोग मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करते हुए आगे जल्दी जल्दी इसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, इस पे अच्छा तभी लगेगा बेटा जब आप इस पे काफी प्रैक्टिस करोगे, काफी इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे, काफी बार इस डेरिवेशंस को करोगे, तब चीजें क्लियर होंगी। केवल ऐसे ही क्लियर नहीं होंगी। अभी मैं डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें डेरिवेशन सारे करने हैं गॉस लॉ में, क्योंकि अभी कूलॉम्स लॉ से अगर हम उसको डेरिवेशन करने लगेंगे तो वो पता चला 4-4 पेज का डेरिवेशन होगा और आपको समझ के परे हो जाएगा। तो हम लोग गॉस लॉ में उस डेरिवेशन को जहां 4 पेज में करेंगे वहां पे 5 लाइन में हो जाएगा डेरिवेशन हमारा, इसलिए हम सारे डेरिवेशन को अभी छोड़ रहे हैं, वहां पे हम सारे डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट दे दे रहे हैं, फॉर्मूला दे दे रहे हैं और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। देखिए, क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको डेरिवेशंस का आना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए। डेरिवेशंस आपको एग्जामिनेशन जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपने अप्लाई करना जानते हैं, तो आप आसानी से आप कर सकते हो, इजीली आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही। फिर हम लोग कल मिलते हैं और इसके आगे का आगे पढ़ाई करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।